नमस्कार दोस्तों, इंडियन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हमारी है क्लास नंबर 6। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत हम मैथ के वो सभी क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो बस हमेशा की तरह प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार क्वेश्चनों को सॉल्व करिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3 महीने के निवेश के लिए निवेश किए गए 1125 रुपये ने 27 रुपये का ब्याज दिया। सालाना साधारण ब्याज की दर क्या है? देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये तो सबको पता होगा। अब हमें क्या दिया है? हमारा जो टाइम दिया हुआ है, हमें जो समय दिया हुआ है, समय हमारा कैसा दिया हुआ है? मंथ में दिया हुआ है, महीने में दिया हुआ है, माह में दिया हुआ है। इस महीने को आपको ईयर में बदलना पड़ेगा। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? कितने एक साल में हमारे कितने मंथ हो जाते हैं? 12 मंथ हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मंथ दिया हुआ है 3 महीना, इसको हम 12 से करेंगे डिवाइड, तो ये हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। ऐसा ही हमारा कितना है? 27 है। प्रिंसिपल हमारा कितना है? आर हमें निकालना है। टी हमारा कितना हो गया? 3/12। और हम 100 तो करते ही हैं। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए, चाहो तो यहाँ से इसे काट दो, 3 से इसको काट दो, 3 9 27 और 9 से यदि ये कट रहा है तो इसको काट दो। 9 एकम 9, कितनी बार गया? 2 बचा, नहीं 10 11, हाँ 2 बचा। 22 हो गया। 9 दूनी 18, 19 20 21 22, तो 9 पन्ना 45। ठीक, अब इसे 25 से काट दो। 25 बन गया 125, 25 चौको 100। तो ये हमारा आर जो निकल के आएगा, क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा ऊपर चला जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, ज़्यादा नीचे हो गया, ये आ जाएगा 5। ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इतना इस रेट पर इसने पैसा दिया होगा। ठीक, इसको यदि और सॉल्व करना चाहेंगे तो 5 से डिवाइड लगा तो 5 9 45, कितना बचा? 3 5 31, 9.6% का ब्याज होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मोबाइल को 6% हानि पर बेचने की तुलना में 6% लाभ पर बेचा जाए तो 870 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो मोबाइल फोन का क्रय बताइए। देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये एक यहाँ पे मोबाइल खरीदा 0 रुपये में। ठीक, मान के चलो उसे पहले वो बेच रहा था 6% माइनस पे, लॉस पे। अब उसे बेचना चाह रहा है 6% प्रॉफिट पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में उसे कितना चलना पड़ा? यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना चलना पड़ा? 6 कितना होगा टोटल? 12% चलना पड़ेगा। या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि 12% का लाभ उसे प्राप्त करना पड़ेगा। तभी देखो, 6% का तो पहले ये लॉस वो कवर करेगा, फिर 6% का एक्स्ट्रा फायदा भी उठाएगा। इसका मतलब उसे 12% ज़्यादा में वो चीज़, जो 12% प्रॉफिट में वो चीज़ बेचनी पड़ेगी। तो कुल मिला के आपको क्या करना है? 12% की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 870। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो। कैसे करेंगे? देखो, 12/100 इज इक्वल टू 870। तो यहाँ से इसे 1% की वैल्यू निकालना। 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 870, ये 100 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 12। तो 12 से काट दो। देखो, 12 सत्ते 84, कितना बचा? 30, 12 दूनी 24, कितना बचा? 6, 12 पंजे 60, 7250, 7250 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुल को पार करने में ट्रेन की अंतिम छोर को 53 सेकंड का समय लगता है। यदि ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है और ट्रेन की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन के सामने के छोर से पोल की प्रारंभिक लंबाई क्या होगी? देखो, मान के चलो कि ये मेरी ट्रेन जा रही है, ये मेरी ट्रेन है। ठीक, इसको ट्रेन मान लो। समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, जो ट्रेन का जो अंतिम छोर है ना, इसको पार करने में 53 सेकंड लगते हैं। मतलब अंतिम छोर यहाँ पे कुछ रहा होगा, ये इस पोल को पार करने में
53 सेकंड लगते हैं। और ये जो ट्रेन की लंबाई वो 110 मीटर है। जो इसकी स्पीड है, स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 36 किलोमीटर पर आवर को जब सेकंड में बदलते हैं तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 5/18 से। तो ये तो मैंने बताया था ना, फिर भी एक बार और बता देता हूँ कि किलोमीटर पर आवर को यदि आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। और यदि मीटर पर सेकंड को आपको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का। ठीक, बस ये दोनों कंडीशन चलती हैं। तो इससे इसको उड़ा दो, 18 दूनी 36 होता है, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और वो 53 सेकंड में पार कर जाती है। तो 53 सेकंड में कितना चलेगी, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 53 सेकंड में, एस इंटू टी से अपन निकाल देंगे। एस अपना कितना आ गया 10 और 53 इक्वल टू कितना आ जाएगा 530 मीटर की दूरी वो तय कर लेगी। अब देखो ये 530 मीटर की दूरी तय कर रही है, मतलब जब वो अंतिम छोर पर है, अंतिम छोर पर है तब। अब वो हमसे पूछ रहा है कि यदि यहाँ पर ट्रेन जो है, यहाँ पर यदि ट्रेन जैसे उस खंबे के पास पहुंच रही है तब बताना है तो उसकी प्रारंभिक दूरी कितनी है। ठीक, तो हमारी जो ट्रेन है वो ये जो 110 किलोमीटर चल गई थी, 110 किलोमीटर नहीं चलेगी, मतलब इसमें से मैं 110 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 420। ये मेरा आंसर है। आई होप समझ आ गया होगा, सिंपल ही है। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। 13/16 भाग की एक भूमि का मूल ज्ञात करो जिसके लिए 9/7 भाग का मूल इतना दिया हुआ है। देखो 9/7 बराबर कितना दिया हुआ है 10116। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब 7 को इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 इसके नीचे आ जाएगा। तो 9 से कट रहा है कि 6 7 8 9 कट जाएगा। देखो 9 एकम 9, कितना बचा, 1 बच गया, मतलब हो गया 11। 9 एकम 9 तो कितना बच गया, यहाँ पे देते हैं, देखो 116 ऐसा है। ठीक है, देखो 9 से लगाओ, 9 एकम 9 कितना बचा 11। फिर 9 एकम 9 एक बार, 9 दूनी 18 कितना हो गया 3, 9 चौको 36, कितना बचेगा 1124। 1124 यहाँ पे बच गया, 9 पूरा हट गया। ठीक, इसमें इसका मल्टीप्लाई भी मत करो। तो देखो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एक की वैल्यू मेरे पास है 1124 इंटू 7। अब हमें वैल्यू कितनी पूछी है 13/16 की, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 13/16 से। चाहो तो ऐसे 16 से उड़ा दो या फिर 4 से उड़ा दो, काटो 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 चौको 16। ठीक, अब आप क्या करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा दो, 7 एकम 7, 7 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 और 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा इंटू 13 डिवाइडेड बाय 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है। ठीक, तो अब इसमें हमारा क्या लगेगा, वही बॉड मास। हर बार की तरह मैं बताता हूँ, वी यानी हमारा क्या होता है, वी यानी होता है हमारा ब्रैकेट, ओ यानी होता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, डी यानी क्या होता है डिवाइड होता है, एम यानी क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ए यानी एडिशन, एस यानी सब्सट्रैक्शन। ठीक, आप सबसे पहले इसको देखेंगे अपन इसको। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड के फॉर्म में दिया है तो 2 से 8 कटेगा 4 बार, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। बाहर कितना है मेरा 3 है, और मल्टीप्लाई में 5 है, डिवाइडेड बाय 70। ठीक, अब क्या करो, इसका इसमें पहले डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा, इससे ही कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई में। अब क्या करोगे, अब जब इसको अपन नीचे लेकर आएंगे तो ये पूरा का पूरा नीचे आएगा, ध्यान रखना ये पूरा एक फंक्शन बन गया ना हमारा, तो पूरा का पूरा नीचे आएगा, ऐसा मत कर देना, वरना आप ऐसा कर दो 7y इंटू 2, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा।
तो ये इससे कितनी बार कट गया 10, मतलब 7। फाइनली आंसर आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक वृत्ताकार भूखंड की परिधि वर्गाकार भूखंड के बराबर है, मतलब वृत्त की परिधि पूछ रहा है। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि की यदि मैं बात करूं तो वो मेरी कितनी होती है 2πr, और किसके बराबर है? वर्गाकार भूखंड के बराबर है। तो वर्ग की परिधि कितनी होती है? जो वर्ग की परिधि की मैं बात करूं वो कितनी होती है? वो होती है मेरी 4a। तो ये दोनों बराबर है, ठीक। 4a इक्वल टू 2πr। तो इस 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू πr। अब वो क्या पूछा है? तो उनके संबंधित क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है a स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है πr स्क्वायर। भूखंड की परिधि वर्ग के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो? पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू निकाल लो, या फिर चाहो तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। जब ये वैल्यू उठा के अपन यहाँ रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। नीचे कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/4। ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अच्छा ये वाला कैसे किए, ये आया ना समझ में? ये जो वैल्यू है ना इसके नीचे क्या है 1 है, तो ये 1 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, इससे कट गया। इसलिए हमारा ऊपर कितना बचेगा 1, नीचे कितना बचा 4, तो ये हो जाएगा 1/4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, ये वाला देखो क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत, रेलवे में बहुत आते हैं ना। और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो, डिवाइड का प्लस, इस प्रकार का दिया हुआ, तो देखो इसे अपन कैसे करेंगे। पहले ये वैल्यू लिखो 23, माइनस की जगह क्या लगाना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4, प्लस की जगह क्या लगाना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस का 15, मल्टीप्लाई की जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड का 3, और ये जो डिवाइड है डिवाइड की जगह क्या लगाना है, डिवाइड की जगह लगाना है प्लस, प्लस का 10। इसे सॉल्व करो। 3 से 15 गया, 5 बार में पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12, 4 2 8 और 1 9, ये 5, ये 10, चलो ऐसा लिख दो। अब इन्हें सॉल्व कर दो। 10 में ये हो जाएगा 92 प्लस का 5 जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा 97। ये हमारा क्या है, ये आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है 54, 66 और 90 का महत्तम समापवर्तक बताओ। मतलब आपको बताना है HCF। HCF क्या होता है? वो बड़े से बड़ा नंबर जो एक दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक। तो आप क्या करो, 54 है, 54 को ब्रेक करो ऐसे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा पर। तो ये 54 के जो फैक्टर है यहाँ लिख रहा हूँ एक साथ। 54 के फैक्टर है, 54 फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 3 3 3। इसी प्रकार 66 है, इसको करो 2 से करेंगे तो 33 बार, फिर 3 से करेंगे तो 11 बार, फिर 11 से करेंगे तो 1 टाइम। तो जो 66 है इसके फैक्टर कितना हो जाएंगे 2 3 11। अब 90 करो, 90 के फैक्टर 2 से करेंगे तो 45, फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। ये कितना आ जाएगा 90 इक्वल टू 2 3 3 5, ठीक। अब इसमें देखो ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, यदि ऑप्शन होता तो आप ऑप्शन से कर लेते। अब महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इन सब में जो कॉमन है वो अपन ले लेंगे। देखो इसमें 2 है,
2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इन तीनों में से एक तो 2 बाहर आ गया। और देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हमारा 3 बाहर आ गया। अब 11, और अब तो कुछ तो कॉमन है नहीं है, नहीं है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6। 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा SCF। या फिर जब ऑप्शन हो तो ऑप्शन से करके देख लेते तो वैसे भी आ जाता ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंकड़े दिए गए x, x+3, x+5, x+8, x+9 का जो माध्य है, माध्य यानी कुछ नहीं होता, माध्य यानी कुल मिलाकर होता है औसत। औसत जो है वो 9 है। अंतिम 3 आंकड़ों का माध्य क्या होगा, ये निकालना। चलो निकाल दो। हमें क्या दिया है x, x+3, x+5, x+8 और x+9। जब भी आप औसत निकालते हो तो ऊपर हम क्या रखते हैं, नीचे आ जाए कितने हैं 5 होगा ना, 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ये तो पता ही होगा ना, जब भी औसत निकालते हैं, जो कलर चेंज करते पता था, जब भी हम औसत निकालते हैं तो औसत में हम क्या करते हैं, हमारा औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग नीचे कुल संख्याएं, ये आपकी कितनी संख्याएं थी, ठीक। तो सारी संख्याओं का योग मतलब हमने सब संख्याओं को जोड़ दिया, और कितनी संख्या थी 5 थी, और बराबर में औसत कितना दिया 9 दिया। सोल्व कर, देखो जोड़ दे, 1 2 3 4 5, कितना दिया है 5x दिया हुआ है, ये कितना है 3, 3 5 8, 8 और 8 16, 16 का 9 जोड़ा कितना हो गया 17। इस 5 का 9 में कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। तो ये हो गया 5x, 17 को इस तरफ हमने ट्रांसफर किया तो कितना आ जाएगा 45 माइनस 17। आगे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 15 में से 7 गए, कितना बचा 8, 3 में से ये गया तो बचा, और 5 से आप डिवाइड लगा दो, तो 5 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, अरे ये पॉइंट में क्यों आ रहा है, एक मिनट कुछ मिस्टेक होगी क्या, रुको जा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 3 8, 8 और 8 16, अरे ये गड़बड़ हो गई, देखो ये 3 है, ये 5, 8 तो यही हो गया, 8 और 8 16, 16 और 9, 16 और 9 हो जाएगा 25, ये 25 आएगा 17 की जगह, तो ये अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, और ये जब माइनस होगा तो टोटल ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कट जाएगा 4 बार, x की वैल्यू आ गई 4। उसने पूछा क्या था, अंतिम 3 अंकों का माध्य, मतलब इसका इसका और इसका, तीनों का निकाल दो। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, दूसरी वैल्यू 4 + 8 हो जाएगी 12, और तीसरी वैल्यू 4 + 9 हो जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया 26, 4, देखो 12 में 9 जोड़ दो 21, 21 में 13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4 34, 3 से डिवाइड लगा देना, 3 मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा, कुल मिला के यही बना दो आंसर। पॉइंट में कुछ आएगा लेकिन जरूरत नहीं है ना, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बैग में ए लाल, बी पीली और सी हरे रंग के टोकन दिए हुए हैं। यदि ए अनुपात बी 13:10 है, मतलब ए अनुपात बी की वैल्यू जो है वो कितनी दी है 13 और 10 दी है, और बी अनुपात सी की वैल्यू 6 13 दी हुई है, ठीक है। बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी दी गई है 6 और 13। तो ए बी सी किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ए बी सी की वैल्यू निकालना। तो ये तो बहुत सिंपल है यार, रेशो मेथड इसमें लग जाएगी। देखो यहाँ पे बी है और एक यहाँ पे बी है, मतलब बी यदि यहाँ पे है तो मतलब जो बी का टर्म है वो कॉमन होना चाहिए। तो देखो ए की वैल्यू को कौन बता रहा है 13, बी की वैल्यू को 10 बता रहा है, यहाँ पे बी की वैल्यू को 6 बता रहा है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू 6 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 10 है, काम नहीं चलेगा, दोनों को बराबर बना लो। कैसे बराबर बना ले, ऊपर यदि इस पूरी इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने का 3 का, और नीचे जो पूरी वैल्यू है इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 5 का, तो देखो बी की वैल्यू बराबर बन जाएगी। देखो सॉल्व करता हूँ, 3 का 13 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 39,
3 का 10 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 30। अब नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 5 का 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 5 का 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। देखो ये दोनों बराबर आ गए बी की वैल्यू। इन्हें अब एक बार लिख दो तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 39, 30 और 65। ये हमारी ए, बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दीवार के सहारे 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी रखी गई है और तल से सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी कितनी है 6.5 मीटर है। दीवार के सहारे सीढ़ी का उन्नयन कोण बताओ। देखो क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि ये एक दीवार है, ठीक है, दीवार के सहारे 13 मीटर लंबी सीढ़ी रखी है, ये इसकी लंबाई कितनी है 13, और तल से सीढ़ी की दीवार के बीच की दूरी कितनी है 6, 6.5। ये कितने दी है, ये दी है 6.5 मीटर। अब वो बोला उन्नयन कोण क्या है, ये वाला बताओ, ये वाला कोण कौन सा होगा। तो आपको पहले इसके फंक्शन पता होना चाहिए कि किस चीज़ के, कि अपनी जो टर्मोलॉजी होती है ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सी होती है, मैं इसमें बताता हूँ मैं इस वीडियो में। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री में टर्म होते हैं वो क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ लिखता हूँ। इसका अपोजिट कितना होता है कोसेक थीटा, इसका होता है सेक थीटा, और इसका होता है कोट थीटा। जब भी इनके एंगल वगैरह निकालना हो तो एंगल निकालने के लिए देखो आपको एक ऐसा कोई भी ट्रायंगल दिया रहेगा, ये ए बी सी ट्रायंगल दिया रहेगा, और उसमें किसी भी चीज़ की एंगल पूछ सकते हैं। तो किसको एंगल बोलते हैं, कब हमारी साइन की वैल्यू क्या होती है ट्रायंगल में, और कॉस में क्या होती है, टेन में क्या होती है, वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए रहता है लाल बटे कक्का, आपने पढ़ा होगा। और यदि कोई इंग्लिश मीडियम से वीडियो देख रहा है तो उसके लिए हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक। ये इसको हम क्या बोलते हैं लंब, जिसको मैं एल से बताऊंगा, इसको बोलेंगे हम कर्ण, जिसको मैं के से बताऊंगा, इसको बोलेंगे आधार, जिसको मैं ए से बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस, ठीक। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, तो ये जो पहला वाला जो टर्म होता है ना, ये होता है साइन थीटा। ये क्या कहलाता है मेरा, यहाँ पे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा लंब बटे कर्ण, एल यानी लंब, के यानी कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा ये सेकंड वाला टर्म, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा। अब देखो कोसेक जो होता है वो इसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो इसको पलट दो, कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक की वैल्यू हो जाएगी कर्ण अपॉन लंब, ये इसका पलट हो गया, ये देखो यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये हो गया। सेक की वैल्यू, सेक किसका अपोजिट होता है कोस का, तो ये कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और जो कोट होता है वो टेन का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो पुराने वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन अपन को क्या दिया है, इसमें किस किस की वैल्यू दी है, अपन को कर्ण की दी है और आधार की दी है। तो अपन उन्नयन कोण किस एंगल से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया लाल बटे कर्ण। अब बताइए आधार, जो कर्ण और आधार कहाँ पे आ रहा है, देखो आधार और कर्ण ये आ रहा है, ठीक। मतलब इसमें क्या लगेगा, कॉस की वैल्यू लगा सकता हूँ, कॉस थीटा इजिकल टू मेरा कितना हो जाएगा, आधार, आधार की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आधार की वैल्यू मेरे पास है 6.5, और कर्ण की वैल्यू मेरे पास कितनी है 13 है। तो यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे एक पॉइंट पड़ जाएगा। अब इसको आप काट दो, कितने से काट दो, 13 से काट दो, 13 पंजे 65, नीचे कितना आ जाएगा 13 एकम 13, इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो cos थीटा में जो 1/2 होता है, 1/2 मेरा किसकी वैल्यू होती है, वो होती है 60 की वैल्यू, तो मेरा जो उन्नयन कोण है वो कितना आ जाएगा 60, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ध्यान रखना होता है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, यदि x प्लस वाई और ये x माइनस वाई ये दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू बताओ। ये तो बहुत आसान है, देखो x माइनस वाई, ये कितना दिया है 5/1। अब एक बात बताओ, मैं x की क्या वैल्यू रखूं और y की क्या वैल्यू रखूं जिसको जोड़ने पे मुझे 5 मिले। ये नीचे कितना दिया है, नीचे 12। इन दोनों में से क्या घटाऊं जिसकी घटाने पे मुझे 1 मिले। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे x की वैल्यू को मैंने मान लिया। x की यहाँ मैं बताता हूँ, देखो x प्लस वाई, मैंने मान लिया कि x की वैल्यू मेरे पास 3 है और y की वैल्यू मेरे पास 2 है। इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो मेरे पास 5 मिल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड वाला देखते हैं, माइनस भी करना है। x की वैल्यू मैंने 3 रखी, यहाँ पे 2 रखा, इन दोनों को माइनस करने पे मुझे 1 भी मिल रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब x की वैल्यू मेरी 3 होगी और y की वैल्यू मेरी 2 होगी। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे रख दो उठा के, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये हमारा जो दिया हुआ ये होता है अनुपात। ठीक है, अनुपात का साइन है, अनुपात मतलब अपॉन में लेके जाना है। तो देखो x की जगह क्या रखो, 3 का स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या रखो, 2 का स्क्वायर, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर हो जाएगा 13, नीचे कितना हो जाएगा 5। आंसर कितना आ जाएगा 13/5। देखो कितना आसान हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो संख्याएं 15/11 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समावर्तक 13 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो आप हमेशा याद रखो, इस टाइप की जब भी कोई दो क्वेश्चन, दो वैल्यू आपको अनुपात में दी गई है, कभी भी दो वैल्यू अनुपात में दी गई है और उनका HCF दिया गया है, HCF कुछ भी दिया गया है ना, ये मेरा यदि दिया गया है और यदि पूछे कि संख्याएं क्या है, यदि वो संख्याओं की वैल्यू पूछे कि संख्याएं बताओ, तब आप क्या करना, a इंटू HCF कर देना, एक संख्या ये निकल आएगी, दूसरी संख्या क्या निकल आएगी b इंटू HCF, डायरेक्टली निकाल सकते हैं ऐसे। तो ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे ये कंसेप्ट है, तो एक वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 है, 15 में आप क्या करो 13 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 15 3 45 और 15 15 4 19 195। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 11 इंटू 13, तो 3 4 1 143। तो हमारा बड़ा नंबर क्या होगा, ये हमारा आंसर है। बहुत आसानी से निकल जाता है ना, ध्यान रखना, लेकिन ये वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए। आगे रघु ने 14,360 रुपए में एक वस्तु खरीदी, ठीक है, उसकी ढुलाई पर उसने 240 रुपए खर्च कर दिए। अब 15% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस राशि पे बेचना होगा। देखो अब इसमें क्या करना है, उसमें ढुलाई पे उसने खर्च कर दिए हैं, कितने खर्च कर दिए हैं, एक मिनट, ढुलाई पर जो है उसने खर्च कर दिए हैं। ठीक, तो अब खर्च कर दिए हैं तो इसको हम कैसे करें, 14,360 में तो खरीदी थी, 240 और इसने खर्च कर दिए थे, कितना आ जाएगा 3 5 और 1 6, ये हो जाएगा 1460 रुपये उसके टोटल होगा। इस पर उसे 15% लाभ कमाना है, 15% लाभ कमाने का मतलब इसका 115% निकाल दे अपन, आ जाएगा, तो निकाल दो 14600, 115% निकाल दो, 1 2 1 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यूडी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर करते हैं। 5,000 रुपए पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 4% पहले वर्ष बढ़ी हो, 3% दूसरे वर्ष और 2% तीसरे वर्ष बढ़ी हो। ये देखो बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, देखो 5,000 रुपए है, अब ये जो है इस मैं स्लॉट में बताता हूँ। देखो 3 साल के लिए दिया हुआ है, 3 साल के लिए दिया है, तो मैंने 3 स्लॉट ऐसे बांट लिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 2 3। ठीक, देखो पहले साल 4% लगा, अब इससे जो भी अमाउंट आएगा, इससे जो भी रुपए आएगा
जो भी रुपए आएगा इस पे क्या लगेगा अगले साल 3% लगेगा, इस पे जो भी रुपए आएगा उसका अगले साल उस पर क्या लगेगा 2% लगेगा। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो मान के चलो कि 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए पे पहले साल 4% लगा, पहली साल जब 4% लगा तो इसका 4% निकालो तो कैसे निकलेगा अपना, एक दो 5 के 20, 200 रुपए पहली साल 200 रुपए लगे। ठीक, अब जब अगले साल आएंगे इस 200 पर भी तो क्या लगेगा, इस 200 पर भी मेरा 3% लगेगा, तो इस 200 का 3% निकाल दो अगले साल, इस 200 का 3% निकाल दो तो कितना आ जाएगा 6 रुपए। अब ये जो 6 आ गया है, देखो पहले क्या, पहले ब्याज आया 200 रुपए, फिर मेरा कितना है, फिर आया 6 रुपए। अब जो 6 है इस 6 पर कितना लगेगा, अब इस 6 पर लगेगा 2%, तो 2% लगेगा, तो 2% जब अपन निकालेंगे तो कितना आएगा 0.12 प्लस 0.12 ये निकल के आएगा। ठीक, अब इसी 5,000 पर 3% भी निकलेगा, 3% निकाल दो कितना आएगा 150। ठीक, अब इस 150 पे एक साल और बच जाएगा ना, वो उस पर कितना लगेगा 2% का ब्याज लगेगा, तो इसका 2% निकाल दो, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और नीचे 10 है तो ये भी कट जाएगा, कितना बचेगा 3। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा ऊपर लिख देता हूँ 150 और जुड़ेगा और साथ में 3 भी जुड़ेगा। अब मेरा कितना बचेगा, जो 5,000 है इस 5,000 पे 2% लगाओ, एक दो 5 दूनी 10, इस पे 100 रुपए, अब कुछ नहीं लगेगा, ये तो खत्म हो जाएगा लास्ट में 100 और लिख दो। तो फाइनली अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखो 100 200 300 400 450 प्लस में कितना है 9.12, तो ये आ जाएगा 459.12। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक, ये ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अच्छा ऐसा ना आ रहा हो समझ में तो इसे मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ। देखो एक नए तरीके से समझाता हूँ, ऐसे समझ लो ये दिया हुआ है 1 2 3 5,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक, इस पे एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये पहली बार कितना दे रहा है, इस पे हम दे रहे हैं 4% का। 4% जब निकालेंगे तो कितना आएगा 200। ठीक, इस पर एक निकालेंगे हम 3% से, 3% आएगा तो कितना आएगा 150, और एक हम निकालेंगे 2% से, 5,000 का 2% कितना आएगा 100। अब इस वैल्यू को देखो, यहाँ जब बढ़ना स्टार्ट हुई तो उस पर 3% का भी ब्याज लगेगा। अब इस 200 पर 3% जब अपन लगाएंगे तो कितना आएगा मेरा निकल के 6 रुपये। अभी 6 जब आगे जाएगा तो उस पर 2% भी लगेगा, अब 2% भी लगेगा तो वो कितना आ जाएगा 0.12। ये देखो अभी जो 150 है, अब 150 को आगे जब अपन बढ़ाएंगे तो उस पर 2% का ब्याज लगेगा, 2% का भी जब ब्याज लगाएंगे तो 150 का कितना आ जाएगा 3, है कि नहीं, तो अपना 3 आ गया। अब 100 का तो कुछ है ही नहीं रहा, इसलिए ऐसे भी यहाँ पे भी कर दो, देखो 200 फिर आ गया 150 फिर आ गया 100, फिर हमारा कितना बचा, हमारा बचा 6 3 और 0.12, इससे भी आ जाएगा। ऐसे कर लो, ऐसे जैसे करना चाहो वैसे कर लो, बस समझ में आना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 63 और 105 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे। तो क्या करो, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो और एलसीएम निकाल के आप 4 उसमें ऐड कर दो। चलो एलसीएम निकालते हैं, 63.05 ऐसे निकाल दो। कितने से काटे, 3 से करा दें, 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 तिरका 9 3 5 15। अब 3 से 30 7 21, ये तो 35 का 35 रहेगा, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7 7 पन्ना 35, फिर 5 से काटो, ये 1 बना गया। इन सबका मल्टीप्लाई करवा दो आपस में, तो देखो 3 तिरका 9 9 पन्ना 45, 45 इंटू 7 कर दो, 7 पन्ना 35, 7 चौको 28 29 30 31 315 तो हमारा एलसीएम आ गया। हमें प्रत्येक संख्या शेषफल 4 बचना चाहिए, इस पर 4 और जोड़ दो, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 319, क्योंकि यही बचना चाहिए। ठीक,
नेक्स्ट, चलो ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा बता दूंगा। और बस वही बोलूँगा, प्रैक्टिस करिए। और वीडियो यदि अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाओ, ठीक। और सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।